सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को और सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई आज तो मौसम बहुत सारी जगहों पर धीरे धीरे अच्छा होने ही लगा है ना जी। और जब मौसम अच्छा होता है तो बहुत सारी बातें भी होती हैं हाँ, बिल्कुल करने होती के हैं। लिए। और हम लोग शुरुआत करते हैं आज हम कार्यक्रम में और भी कुछ लेकर आ रहे हैं, जैसा कि हमने कल बताया था सखियों कि हम कार्यक्रम में आज नामदेव शिरगांवकर जी से कुछ बताएंगे स्पोर्ट्स के बारे में, यानी कि किस तरह से हम सुरक्षा अपनी कर सकते हैं और भी खेल की दुनिया में और क्या-क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे सखियों को। और उसके साथ ही कुछ आज हम लोग करियर की भी बात करेंगे कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ और कर सकते हैं। और आज जन्मदिन है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी का, तो उनके भी बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। और जाहिर है कि उसके साथ साथ गीत संगीत की भी तो महफिल हम बराबर सजाते हैं, वो भी सजाएंगे, है ना? जी बिल्कुल। और आज एक और ख़ास बात हम लोग को कहनी है। हाँ, बात कहनी क्या है, ये तो हमारा पूरा देश या यूं कहें कि विश्व के सभी जो ज़रा भी संगीत से स्नेह करते हैं, रुचि रखते हैं, वो सभी बहुत गमगीन हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कलाकार संगीत मार्तंड पद्म विभूषण और इन सब से बढ़कर एक आध्यात्मिक संगीतज्ञ ने आज शरीर त्यागा है और हमारे बीच नहीं है। आज तो नहीं, कल उन्होंने त्यागा है। और इस तरह से उनका छोड़कर जाना, हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ी क्षति हुई है। और पंडित विभूषण पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का जन्म 28 जनवरी सन 1930 में हुआ था। हिसार जिला फतेहाबाद में हुआ था। जब वे 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता पंडित मोतीराम जी का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई पंडित मणिराम के संरक्षण में हुआ था। पंडित जसराज जी का संबंध मेवाती घराने से है। मेवाती एक घराना है गायकी का, जो संगीत का एक स्कूल है और ख्याल के पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। जसराज जी ने ख्याल गायन में कुछ लचीलेपन के साथ ठुमरी और हल्की शैलियों के तत्वों को जोड़ा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। जसराज जी ने जुगलबंदी का एक उपन्यास रूप भी तैयार किया, जिसे जस रंगी कहा गया, जिसे मूर्छना की प्राचीन प्रणाली की शैली में किया गया है और जिसमें एक पुरुष और एक महिला गायक होते हैं जो एक ही समय पर अलग-अलग राग गाते हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन के अलावा पंडित जसराज जी अर्ध शास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी उन्होंने काम किया, जैसे हवेली संगीत, जिसमें मंदिरों में अर्ध शास्त्रीय प्रस्तुति शामिल है। पंडित जसराज जी ने संगीत दुनिया में 80 वर्ष से अधिक समय तक अपना योगदान दिया और कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए। जी हाँ, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उन्हें 2000 में मिला और सन 2014 में सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार सन 2014 में, सन 2010 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, सन 2008 में स्वाति संगीता पुरस्कारम, सन 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संगीत कला रत्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, इसके साथ ही महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनको उनके बड़े भाई ने तबला संगतकार में उन्हें प्रशिक्षित किया, यानी कि पहले उन्होंने तबला सीखा था। बेगम अख्तर जी से प्रेरित होकर उन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपनाया। पंडित जसराज जी ने 14 वर्ष की उम्र में एकल गायन के रूप में मतलब प्रशिक्षण शुरू कर दिया था और इससे पहले वे तबला वादक ही थे। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला स्टेज प्रदर्शन किया, यानी मंच प्रस्तुति दी और इसके अलावा कई वर्षों तक रेडियो पर भी कलाकार के तौर पर वो उन्होंने प्रस्तुति देते रहे। 17 अगस्त 2020 यानी कल के दिन लंदन में उनका देहावसान हो गया और इस तरह से वो हमेशा के लिए जुदा हो गए। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन मंजरी कोई भी गायक कलाकार और ख़ास तौर से गायक के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि अपने सुरों के माध्यम से सदियों तक, या यूं कहें कि जब तक सूरज चांद रहेगा और उनकी जो आवाज़ है वो
हमारे साथ गूंजती रहेगी और हमारे दिलों में वो बसे हैं और बसते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक गायक के लिए कभी भी ये शरीर छोड़ना बस होता है, वो इस लेकिन हम लोगों की यादों में बसे रहते हैं। और जब जब हम उनके गीत को सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, और भजन के मामले में तो जैसे लगता था कि वो अपनी आत्मा से गा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक जो उनकी उन्नति थी, चरमोत्कर्ष था, वो उनकी गायकी में भी दिखाई देता था। तो हम सुनते हैं जी। माता कालिका, माता कालिका, माता कालिका, महाकाल महारानी, महाकाल महारानी, जगत जननी भवानी, भवानी भवानी, माता कालिका, माता कालिका, माता कालिका, माता कालिका, खड़ग मुंड कपार कर धरनी, कर धरनी, कर धरनी, खड़ग मुंड खपर कर धरनी, कर धरनी, कर धरनी, खड़ग मुंड खपर कर धरनी, कर धरनी, कर धरनी, असुर हरणी, जग निरुभय करने, तरन तारिणी, भक्त पालिका, दया दानी, भवानी, भवानी भवानी, माता कालिका, माता कालिका, महाकाल महारानी, महाकाल महारानी, जगत जननी भवानी, भवानी भवानी, माता कालिका, माता कालिका, खड़ग मुंड खपर कर धरनी, कर धरनी, कर धरनी,
महाकाली भवानी, ये पर्याय ऐसा है पंडित जसराज जी की गायकी के लिए, जैसे कि पंडित भीमसेन जोशी जी के लिए भी एक, जैसे उन्होंने भी एक देवी गीत कुछ इस तरह से गाया है कि जब सुनो तो बिल्कुल रोमांच सा हो जाता है, और बहुत आध्यात्मिक तरीके से वही मिठास और वो गहराई जो है वो इनके भजनों में दिखती है, और बहुत जब भी भजन सुनो तो मन एकदम रम जाता है उस भजन में, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। और चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पहले ये बता दें कि शेफ के रूप में हम कैसे करियर बना सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए क्या हम एक रोजगार के रूप में इसको स्वीकार कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी तो देंगे ही, लेकिन हमने जैसे कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में बताएंगे, तो हम बता दें, वैसे तो बहुत सारी हमारी सखियां जानती हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। 18 अगस्त सन 1900 में गांधी नेहरू परिवार में इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आप बहन, और जिनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। जी, और सन 1921 में काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रणजीत सीताराम पंडित जी से उनका विवाह संपन्न हुआ। गांधी जी से वे बहुत प्रभावित रहीं और उन्होंने आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग भी लेना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वे कई बार जेल गई। जब वे रिहा होती थी, वापस आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने के में संलग्न हो जाती थी। यानी कि बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ विजय लक्ष्मी पंडित जी कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला, और सन 1937 में संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई, और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वयं मंत्री के पद पर सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त हुई। सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की वो पहली महिला हैं, और इसके साथ ही वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पद पर रहीं और बखूबी उसे निभाया उन्होंने। और सन 1937 से सन 1939 तक यूनाइटेड प्रोविंस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट भी उन्होंने संभाला। सन 1946 में संविधान सभा में चुनी गई। महिलाओं के बराबरी के जुड़े मुद्दे पर उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्हें मनवाया भी। इसके अलावा आज़ादी के बाद 1947 से 49 तक, यानी 2 वर्ष तक रूस में राजदूत, फिर अमेरिका की राजदूत रहीं। सन 1955 से 1961 तक इंग्लैंड, आयरलैंड और स्पेन में हाई कमिश्नर रहीं। सन 1962 से 64 तक महाराष्ट्र की गवर्नर भी रहीं। बहुमुखी प्रतिभा व्यक्तित्व वाली विजय लक्ष्मी पंडित ने कई पदों पर कार्य को संभाला और संपन्न किया। सन 1979 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उनकी लिखी प्रमुख पुस्तकें हैं द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, अ पर्सनल मेमोयर। और पंडित विजय लक्ष्मी जी ने इस बात की आवाज़ उठाई कि महिलाओं को अधिकार मिले, उन्हें भी अपने पिता और पति की संपत्ति में बराबर उत्तराधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुए तो उन्होंने बाद में मंत्री पद छोड़ दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब जेल से वे बाहर आई सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, तो वो फिर से गिरफ्तार हो गई और कुछ समय बाद वो फिर रिहा हो गई। तो इस तरह से संघर्ष उन्होंने किया और देश की आज़ादी के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारी हमारी मतलब सखियों ने, महिलाओं ने पुरुषों के साथ संघर्ष किया। महिलाओं के लिए उस समय संघर्ष करना आसान नहीं था, क्योंकि सामान्य तौर पर वो घर में ही रहती थी, घर के काम देखती थी। ठीक है कि इनके आपके घर में भाई, चूंकि आपके जवाहरलाल नेहरू थे, वो सक्रिय थे, तो आपको एक माहौल मिला, लेकिन फिर भी उसके साथ ही क्या हम सबके घर में ऐसा होता है तो हम उस तरह से संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं? बिल्कुल नहीं। और घर में जब बहुत ऐशो आराम हो जी, उसके बाद इस तरह से खुद को संघर्ष में जूझ डाल देना अपने आप को बहुत बड़ी बात है। तो हम उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं, और सिर्फ याद नहीं करते मंजरी, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमें भी सीखना चाहिए कि जो भी पद मिले, जो कार्य मिले, हम उसे जिम्मेदारी से करें। बिल्कुल, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते चलना चाहिए। और हम बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। कांटों पे चल के मिलेंगे साए,
बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो न रुकने का तो हम सब प्रण करते हैं और करना भी चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से हम यही गुजारिश करेंगे आपसे सखियों। और एक इसके साथ साथ एक बात और है कि जैसे हमने कहा कि कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि शेफ के रूप में किस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, रोजगार शुरू कर सकते हैं अपना, या कहीं व्यवसाय कर सकते हैं, वो तो हम बताएंगे ही। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जब हम कहीं नौकरी के लिए या कहीं पर भी हमें कहीं भेजना होता है और हमें अपना रिज्यूमे भेजना रहता है, यानी कि यूं कहें कि हमें अपना विवरण भेजना होता है कि हमने क्या पढ़ाई की है, क्या हमारी उम्र है, क्या खासियत है, क्या कौन कौन सी भाषा आती है, तो इस बारे में हम कब भेजें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका समय क्या होना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सखी जो है हमारी कार्यक्रम सुनती रहेंगी, है ना? जी बिल्कुल सुनती रहेंगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा नई नई बातें जान करके। तो लेकिन फिलहाल जो हमने कहा था कि हम नामदेव शिरगांवकर जी से एक बातचीत सुनवाने जा रहे हैं। नामदेव जी जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और वहीं ताइक्वांडो के भी अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक खिलाड़ी भी हैं, तो उनसे हम ताइक्वांडो के बारे में जानकारी लेते हैं और इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के जॉइंट सेक्रेटरी नामदेव श्रीगांवकर जी। नामदेव श्रीगांवकर जी, हम आपका विविध भारती के स्टूडियो की ओर से स्वागत कर रहे हैं। अपने बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए थोड़ी सी। नमस्कार मैडम, मैं नामदेव श्रीगांवकर, स्पोर्ट्स एकेडमी का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, बट मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और आज मैं हिंदुस्तान के ताइक्वांडो का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और इस तरह से मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी का कैप्टन रह चुका हूँ। इस तरह से मैंने स्कूल जगत से खेल खेलते खेलते आज एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक मुकाम मैंने इस तरह से ये किया है जी।
तो आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, खेल की दुनिया में एक हाइट पर पहुंचना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खेल के लिए एक तो आपको शारीरिक क्षमता बहुत ज़रूरी है, दूसरे मानसिक तैयारी भी ज़रूरी होती है। तो आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। डेफिनेटली मैडम, दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आप खेल की, लेकिन आपको सबसे पहले मानसिकता आपको अपनी चेंज करनी होनी जरूरी है। आप खेल किस तरह से शुरू करेंगे आपके लाइफ में, उसके हिसाब से आपको आगे उस तरह से बढ़ने का मौका मिलता है। अगर मेरे बारे में पूछे तो मैंने बचपन से ही खेलना शुरू कर, जहाँ मैं रहता था मेरे बाजू में घर के पास एक कबड्डी का छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ कबड्डी खेलते थे। उस कबड्डी की रुचि से मेरा खेल की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। जी जी। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे उस खेल में आगे चल के ये किया। हालांकि मेरी फैमिली ज्यादा कोई स्पोर्टिंग बैकग्राउंड की नहीं थी जी। मेरे पिताजी मिल में काम करते थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। अभी भी है, मतलब तो उन्होंने कभी मुझे इस चीज में रोका नहीं, बट वो हमेशा करते थे कि अपना आपको फिट रखना और अच्छा खेलना। उन्होंने उनकी तरफ से जितना हो सकता था उन्होंने खाने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। खेल खेलते समय जब आप जैसे ही ऊंचाई पे पहुंचते तो आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे आपकी कंडीशन, फैमिली कंडीशन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपके जो टारगेट है वो बढ़ते जाते हैं और आपके लिए वो और ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होते हैं। बट इस सफर में किसी भी एथलीट्स को, किसी भी खिलाड़ी को अपने आप में मतलब एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और पीछे नहीं हटना है, आगे चलते जाना है। मैंने जब मेरी शुरुआत की खेलने के लिए, तब मैं जब फर्स्ट स्टेट लेवल चैंपियनशिप खेला था मेरी लाइफ की, तब मेरे पास में मेरे जेब में 100 रुपया मतलब नहीं था कि मैं अपने आप को ये करूं। बट हर तरह की जितनी भी कठिनाई आई उससे मैं बहुत कुछ सीखते गया और मैं सीखते जाने के बाद उस चीज को नोट डाउन करते गया और आगे आने वाली कठिनाई को सामना किस तरह से करना पड़ता है, किस तरह से आपको उस तरह से प्रिपेयर रहना पड़ता है, ये सब चीज करते 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 जब मैंने शुरुआत की, मैं स्कूल नेशनल खेला। स्कूल नेशनल के बाद मुझे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कई सारे मौके आए। फिर मैंने मुंबई के मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया। इसमें खेलते खेलते जब भी मैं सीखता था, जब मैं सीख रहा था, मेरा जब 10th क्लियर हो गया, मैं 11th और 12th जब कर रहा था, उसी दौरान मैं सीखते सीखते साइड बाय साइड कोचिंग भी करता था ताकि मेरी जो मेरा पॉकेट मनी है वो कोचिंग से आए और मैं अपने आप को खेल के प्रति मतलब वहां पे जुड़ा रहूं। तो इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की और वो कोशिश करते करते फिर उस दौरान कॉलेज ने भी मुझे अच्छा सपोर्ट किया और वो सपोर्ट करते करते हमारी प्रिंसिपल थी रूपा शाह मैडम, मेरे सर थे इकनकर सर और कोच थे मिस्टर पाटिल सर एंड ऑल। इन्होंने सबने जितनी कोशिश कर सकते, हेल्प कर सकते किया। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला, मुंबई यूनिवर्सिटी का कैप्टन था और फिर मैं दूसरे ईयर में, सेकंड ईयर में SY BA में मैं सर्वोत्कृष्ट जो अवार्ड होता है बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, वो मुझे मिला। तो ये सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, उसके साथ साथ आप जो मेहनत करते हैं, आपको कुछ लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, ये पूरा इंस्पिरेशन होता है। और ये करके जब आप आगे बढ़ते हो तो अपने आप में आपका एक बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है और आप अपने आप को एक अच्छी तरह से एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा देते हो। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, जब मैं मुंबई के लिए खेलता था तब मुझे बहुत गर्व होता था कि मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहा हूँ। जब मैं महाराष्ट्र के लिए खेलता था मुझे बहुत गर्व होता था कि मैं राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और आज जब मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो और बहुत ज्यादा गर्व होता है कि हम अपने कार्यों को, अपने अनुभव को और अपने विस्तार से हम हमारे पूरे भारत में जो हमारे खिलाड़ी है उनके लिए हम कैसे इंस्पिरेशन या कैसे एक अच्छा एक एग्जाम्पल कैसे हम रख सकते हैं, उसके बारे में हमेशा हम सोचते हैं। अब आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल आपको करने पड़े होंगे और जब खेल की दुनिया में करियर बनाते हैं लोग तो बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो खेल की दुनिया में अगर करियर बनाना है तो शुरू से ही किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि भारत की क्या स्थिति है खेलों की दुनिया में, खास तौर से ओलंपिक की। यस, पहले मैं आपका पहला पॉइंट जो है उसके ऊपर मैं आंसर करूंगा। खेलों के लिए, करियर के लिए जब हम खेलते थे तो उतने आसार नहीं थे। जैसे जब मैं खेलता था मेरे मम्मी पापा को पता नहीं था कि मैं कौन से लेवल पे खेल रहा हूँ, लेकिन आज का जो मतलब पेरेंट है वो बहुत जागरूक है।
वो बहुत सतर्क है अपने बच्चों के करियर के लिए, और बच्चे भी आज के जमाने में बहुत अच्छे मतलब एक्टिव है। जी जी। तो मुझे लगता है खेल सबसे पहले आप फिटनेस के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिन में 1 घंटे के लिए करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर आप उस एक्टिविटी में आप परफेक्शन लाते हो, जैसे अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे दौड़ लगा रहा है, कोई छोटा लड़का बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है, तो उसको आपको अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में डालने की जरूरत है। आपको अच्छा एक ट्रेनिंग सेंटर देखना है। सबसे पहले उसको देखना चाहिए उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है क्या। उसकी अगर ट्रेनिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, और जब उसके रिजल्ट अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली उसको आगे जाने के मौके अच्छे मिलेंगे। जी जी। तो मेरा एक ही सुझाव होगा आपके चैनल थ्रू की पेरेंट्स के लिए कि आप पहले बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग दो। अच्छा राइट ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसाइड। आपको आने वाले समय में उसका पाथ डिसाइड करने के लिए थोड़ी मुश्किलताएं मतलब थोड़ी बाधाएं हो सकती है। बट मुझे लगता है कि आज सभी लोगों को बहुत सारी सुविधा है करियर के इसमें, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज है जिसमें आपको रिजर्वेशन भी है स्पोर्ट्समैन के लिए। आज कॉलेजेस में आप जाओगे, स्कूल में जाओगे, एडमिशंस के लिए स्पोर्ट्समैन को जो खिलाड़ी होते हैं उनको एक अलग से एक रिजर्वेशन मिलता है ताकि वो अपना टाइम दे सके। अच्छा अवेयरनेस आजकल आ गया है, कंपटीशन के दौर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज खिलाड़ियों के लिए आ गई है, और अच्छे आइडल्स भी है। एक जमाना था जब हमारे पास ओलंपिक में खिलाड़ी जाते थे लेकिन मेडलिस्ट नहीं थे, लेकिन आज हमारे ओलंपिक के काफी अच्छे मेडलिस्ट है और वो अच्छे आइडल है सोसाइटी के लिए। अगर उनको देखे तो विशेषता है महिलाएं देखिए आप, अगर आप पीवी सिंधु को देख लीजिए या साइना नेहवाल हो, मेरी कॉम हो, वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स और आइडल्स है आज सोसाइटी में, जो उनको देख के अच्छे अच्छे खिलाड़ी आगे आ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भारत की स्थिति जो ओलंपिक में दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। अगर आप कंपेयर करें कई सारे चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बजट वाइज, अगर हम जो टॉप ओलंपियन एथलीट्स आज की तारीख में या जो देश है जैसे चाइना, अमेरिका, उनका जिस तरह का बजट है उस लेवल का बजट हमारा है नहीं। बट फिर भी हमारे जो खिलाड़ी है अपनी काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हमारा इस साल भी मेरे ख्याल से 100 के ऊपर खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। और आने वाले समय में ड्यू टू दिस कोविड-19 और कोरोना वायरस के इसके जो ओलंपिक पोस्टपोन हुआ है, तो 2021 में आने वाले जो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी का जो प्रदर्शन होगा वो बेहतरीन होगा। वो जो बेहतर अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के लिए एक अच्छे मतलब इस भारत देश के लिए अच्छे पदक, अच्छे मेडल वो लेके आए। यही मैं आशा करता हूँ उनसे। जी बिल्कुल। ये आपने जिक्र किया कुछ महिला खिलाड़ियों का, और इन दिनों महिलाएं खेल की दुनिया में खूब आगे बढ़ी हैं। तो आपने ओलंपिक का जो जिक्र किया, तो बताइए कि किस तरह की महिलाओं को तैयारी करनी चाहिए शुरू से ही, क्योंकि एक तो एकेडमी में जाके ट्रेनिंग लेती हैं, लेकिन घर पर शारीरिक और मानसिक किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारे संघर्ष होते हैं, और खास तौर से पोषण, खान पान, इन सब के बारे में बताइए महिलाओं के लिए। राइट, ये हमारी जो मानसिकता है प्रति महिलाओं के लिए वो चेंज करनी जरूरी है। आज महिला पुरुषों के साथ साथ अपना पूरा एफर्ट दे रही है। आप देखो, मुझे याद है मैं 2016 के ओलंपिक्स में रियो गेम्स में मैं था, और जब भारत को कोई पदक नहीं मिल रहा था जी, और उस टाइम पे साक्षी मलिक ने एक पदक दिलाया था। दूसरी बात, हमारी जो जिम्नास्ट थी वो भी फाइनल राउंड में मतलब फाइनलिस्ट में पहुंच गई थी, दीपा। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि पीवी सिंधु जो थी वो भी फाइनल राउंड में पहुंच गई। तो ये एक आशाएं है देश के लिए, और अदेश की आशाएं को अगर आप देखोगे कि उस टाइम पे तारा था तो महिलाओं ने तारा था। अगर उनके पेरेंट्स ने सोचा होता कि नहीं, मैं मेरी लड़की को या मेरी बेटी को मैं स्पोर्ट्स में नहीं डालूंगा, तो आज भारत की जो इमेज है वो खेल में नहीं बनती थी। तो मानसिकता बिल्कुल बदलनी चाहिए। और दूसरी बात है कि महिलाएं अपने आप में भी अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि देखिए आने वाले समय में उनके मौके बराबर मतलब पुरुषों के लेवल के हैं, और वो अगर थोड़ा सा एक स्टेप आगे आए और अच्छा प्रयास करे तो आने वाले समय में उनका फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। जी। घर के बारे में अगर आप बोलोगी महिला पोषण और घर की परिस्थिति, तो खान पान के बारे में, तो
मुझे लगता है जैसे आप मानसिकता चेंज करोगे, थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को स्पेयर करोगे, तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली आप उस सर्कल के बाहर, जैसे हम हमेशा जब कोचिंग करते हैं तो हम खिलाड़ी को बोलते हैं कि आप उस सर्कल के बाहर आके सोचो, आप उसी दायरे में रह के मत सोचिए, आप उस दायरे से बाहर आके सोचिए। तो महिलाओं के लिए इस तरह से थोड़ा सा सोचना इम्पोर्टेंट है। बचती है बात खान पान और इत्यादि विषय की, तो अगर आप थोड़ा सा अगर वो नॉलेज ले अपने आप में, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन महिलाओं को कि आप थोड़ा सा आगे आए और आप उस दायरे से बाहर आए और अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकाले, अपने आप के बारे में थोड़ा सोचे, अपने आप के बारे में आप थोड़ा सा अगर जिस दिन सोचने शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छा होगा। और आज की तारीख में काफी सारी उपलब्धता है महिलाओं के लिए कि वो अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। अगर वो फिट रखने के लिए अपने आप को योगा है, काफी सारे आज ऑनलाइन आप मीडियम है जिसको आप देख के अपने आप को एक अच्छे से फिट कर रख सकते हैं। अगर आप आपकी खुद की हेल्थ का, आप आपके खुद के खान पान का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने आने वाले जनरेशन या जो भी आपके फैमिलीज है वो उनके लिए आप कैसे एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक कहा था कि एक महिला अगर एजुकेटेड होगी तो पूरी फैमिली एजुकेटेड होगी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ये इस बात में हमें भी एनकरेज करना चाहिए एज अ स्पोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, एज वेल एज महिलाओं के भी आगे होना चाहिए कि आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा खेल का या अपने खान पान का या अपने हेल्थ का, तो आप आपके फैमिली को एजुकेट नहीं कर सकते हो। जी सही कहा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी, अभी आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स एकेडमी के जॉइंट सेक्रेटरी नामदेव शिरगांवकर से अपनी रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। तो कितनी महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरह से एक महिला शिक्षित जब होती है तो पूरा परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। और वहीं ज्योतिबा फुले की भी बात जैसे कही इन्होंने, और महिलाओं को सजग होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से खेल के उसमें हम ये अगर बात करें तो नामदेव जी ने किस तरह से हमारे देश का नाम रोशन किया विश्व स्तर पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैम आज बहुत सी लड़कियां इस सब फील्ड में हर खेल में बहुत सी लड़कियां भाग ले रही हैं और बहुत नाम भी कमा रही हैं देश का। तो ये बहुत अच्छा इनका इंटरव्यू लगा सुन करके, और प्रेरणा भी मिली होगी सभी सखियों को। बिल्कुल, लेकिन हम उससे ये जो बात है ना, हमने कहा था कि रिज्यूमे भेजें तो किस तरह से भेजें, किस समय भेजें, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। समय का तो हम ख्याल रखेंगे, लेकिन हम अभी इस समय का ख्याल रखते हैं कि मनोरंजन की बात कर लेते हैं और सखियों को एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं। मोरा गोरा अंग ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप
बहुत ही प्यारा ये तो गीत। और जो हम बात कर रहे थे कि हम जब कहीं नौकरी की तलाश होती है तो सबसे पहले यही होता है कि कैसे वहाँ दरवाज़ा खटखटाया जाए, कैसे वहाँ पर अपनी पहचान बताई जाए, अपने बारे में बताया जाए, तो उसके लिए रिज्यूमे तैयार किया जाता है। और किस तरह से रिज्यूम जब तैयार करते हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं ये मंजरी, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस समय उसको भेजा जाए। क्या अक्सर होता है कि बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारी ऐसे विभागों में हम देते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, फिर ये होता है कि हम समय का ख्याल ही नहीं रखते। अब सुबह से बैठे हुए हैं तो अपना भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं या जिस भी तरह से भेज रहे हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से हमने जो भेजा है उसका हमें रिप्लाई आएगा, इस बात को सोच सोच के परेशान रहते हैं। हाँ, मतलब लेकिन एक बात और है कि मतलब जब हम सुबह से लगे रहते हैं, अक्सर अगर हम पोस्ट से भेज रहे हैं, डाक के माध्यम से भेज रहे हैं या जिस भी माध्यम से भेज रहे हैं, मेल के माध्यम से भेज रहे हैं, तो हमें समय का ख्याल नहीं रहता है। होता है ऐसा कि सुबह होते होते हम बैठे और शाम हो गई और भेज रहे हैं। तो ये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस समय भेजें। और कई बार देखा गया है कि हमने रिज्यूम तो भेज दिया और कॉल नहीं आई, इसलिए किस समय हम भेजें और उसका उत्तर आ जाए। अमेरिका की एक रिसर्च के अनुसार रिज्यूम से जुड़े ईमेल भेजे जाने के 1 घंटे के अंदर इसे पढ़ लिया जाता है। यानी कि जब हम इसको डिस्पैच, मतलब जब वहाँ पहुँच गया, समझिए आप, खास तौर से अगर हम बात करें तो आजकल बहुत सामान्य सी बात है कि ईमेल के माध्यम से ही भेजा जाता है, तो 1 घंटे के अंदर पढ़ लिया जाता है। और जब भी जवाब और इसका जब पढ़ लिया जाता है तो उसका जवाब आ जाता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 24% रिज्यूम के ईमेल का जवाब पहले ही घंटे में मिल जाता है। मतलब कंपनी जो है वो इस तरह से काम करती हैं कि जो 24% जो होते हैं उनका जवाब वो 1 घंटे के अंदर दे देती हैं, क्योंकि एक पूरा विभाग, अनुभाग इसके लिए काम करता है, तो जाहिर है कि उन्हें भी जल्दी रहती है कि उनका एक एक काम पूरा होता चले। जबकि 10% रिज्यूम के ईमेल का जवाब भेजने के बाद 2 घंटे के बाद आता है। इसलिए सही समय पर भेजने से, जो एक विभाग की हम बात कर रहे हैं कि HR विभाग यानी कि मानव संसाधन विभाग, इसे पढ़कर जवाब दे सकते हैं। और सुबह 6 बजे से लंच टाइम तक, यानी कि अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो 1 बजे तक, ये जब दोपहर तक, यानी कि सुबह 6 बजे से सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। वहीं शाम को इसे पढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शाम तक इंसान थक जाता है और कहीं ना कहीं कुछ कुछ हल्की फुल्की चीज़ें ही देखता है, और इस दौरान लगभग 26 मेल ही पढ़े जाते हैं। कारण यही है कि ऑफिस के हिसाब से अगर हम देखें तो काम खत्म करने होते हैं, कहीं ना कहीं समापन की प्रक्रिया चल रही होती है, और हम सोचते हैं कि अब घर जाना है या जो भी काम है उसको निपटाना है, यानी पूरा करना है। जबकि सुबह ऐसा होता है कि हम काम की शुरुआत करते हैं, तो शाम को जो प्रक्रिया एक तरह से होती है तो समापन की होती है। क्योंकि होता ही है कि सुबह कोशिश कीजिए कि आप जो सुबह के वक्त ही अपने रिज्यूम भेजें, और किसी कारणवश अगर आप सुबह नहीं भेज पाए हैं तो शाम को 6 बजे के बाद भेज दें। आप छुट्टी वाले दिन कभी रिज्यूम नहीं भेजें, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है और HR विभाग है वो उस पर काम नहीं कर सकता है। तो आपके पास अगर वहाँ का फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन करके भी उनको पूर्व सूचित कर सकते हैं कि हमने आपको मेल भेजा है, बस छुट्टी वाला दिन हमको नहीं रखना है अपने मेल को भेजने के लिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब छुट्टी ना हो तब भेजें। और ये भी और बात, अगर आपकी थोड़ी बहुत जानकारी है या आप जानकारी हासिल कर सकते हैं तो इस बात की भी जानकारी रखें कि जो हमने विभाग कहा है, HR विभाग, वहाँ का जो व्यक्ति वहाँ बैठा है, जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पे, जो अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, कहीं वो तो नहीं अवकाश पर हैं। इस बात का भी ख्याल रखें। अगर छोटी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी होती है तो उसमें बहुत स्वचालित सारी चीज़ें होती हैं तो काम हो जाता है, लेकिन ये बात ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं वो अवकाश पर तो नहीं है या कोई और आपातकाल तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। इसके साथ ही एक बात और होती है कि जब चीज़ मिलती है जिस भी विभाग में, जिस भी कंपनी में, तो वहाँ पर वो भी उसे तुरंत निपटारा उसका करते हैं, यानी उसको जो भी जवाब देना है, हाँ नहीं, जो तुरंत करते हैं। तो ये जो सुबह से 6 बजे से लेके हमने लंच तक की बात कही, वहाँ आपको जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर हमने शाम को भेजा जैसे, तो क्या होता है कि उसके बाद धीरे धीरे शाम को 6 बजे के बाद जिसने भेजा और आपका बहुत नीचे चला जाता है, तो कभी कभी वो अनदेखा भी हो सकता है, आप निगाहों से निकल सकता है। तो ऐसे समय भेजे जैसे कि तुरंत आंख के सामने आए और आपको जवाब मिल जाए। और हर ऑफिस, हर कंपनीज में बहुत सारे काम होते हैं, तो उनका भी एक टाइम होता है कि ईमेल इस समय के अंदर हम चेक करेंगे, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसा कि हम लोग कह ही रहे हैं कि अपना ध्यान रखें, ईमेल रिज्यूम कैसे भेजना है। और उसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रिज्यूम बनाते कैसे हैं, ये भी अपने आप में हुनर है, कला है, वो भी बहुत विस्तृत चीज है। लेकिन हाँ,
इसके लिए भी एक बात और हम कहना चाहेंगे अपनी सखियों से कि अब तो अगर कहीं आप खुद जा रही हैं देने अपना अप्लाई करने जा रही हैं तो अब तो ख्याल रखें ही, अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो भी ख्याल रखें। इसके साथ साथ एक बात और है कि अगर नहीं आता है, क्योंकि हमने जैसे कहा ना कि एक कला है, तो इसके लिए किसी से संपर्क जरूर कर लें। कोई आपके पास आसपास है, कैसे बनाया जाए, उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, संक्षिप्त में बात हो, बहुत आकर्षक हो, उसकी भाषा बहुत अच्छी हो, वहीं सारी बात आ जाए, और सारे पेपर्स भी लगे हों आपके कायदे से, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने वाली होती हैं। और उसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम शुरू के 2 पन्ने या 3 पन्ने जो भी हैं, वो पूरा मतलब उसका जो सार है आपकी पूरी जानकारियों का, आपके पूरे व्यक्तित्व का, वो उसमें आए, लेकिन बहुत बड़ा भी ना हो, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि उसमें कुछ बात ही ना आए। तो बहुत संक्षेप में, बहुत सारी बातों के साथ आप अपना तैयार करें, और इसके लिए ज़रूर किसी की मदद लें। हमने जैसे कहा कि फिर वही हम कहेंगे कि एक अपने आप में कुशलता है, कौशल है कि कैसे बनाया जाए। इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग होनी चाहिए कि एक बार में देखते ही समझ में आ जाए कि किसी समझदार ने भेजा है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, तो हमें लगता है कि जब भी भेजेंगे और जो भी काम करें वो बहुत अच्छे से करें, सफलता तभी मिलेगी। बिल्कुल। और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद हम बात भी करेंगे कि कैसे हम शेफ के रूप में कैरियर में क्या क्या संभावनाएं हैं। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों पे आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों पे आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे, गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार
कितना पारिवारिक गाना था और परिवार के साथ बैठकर मनोरंजन करना, खाना पीना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। और आज के समय में आज देखिए सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सबको कि एक साथ हैं और खूब तरह की चीजें बन रही हैं। हाँ, ये बात तो है। और जब बहुत सारी चीजें बनती हैं तो क्या इसका वैसे तो सभी को पता है कि इस मामले में बहुत सारे व्यवसाय हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और कुछ जैसे कि अभी आपने बात करी थी शेफ के बारे में, तो ये भी एक अच्छा करियर है। आप अपने हुनर को आगे बढ़ा सकती हैं, जिसका भी इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में जा सकता है। और वैसे भी महिलाएं हैं जो वो कुछ अपनी तरह से बनाती हैं और छोटा सा अपना व्यवसाय कर लेती हैं, वो भी उनकी अपनी मेहनत है, कुछ आजीविका के लिए कुछ तो करना है तो वो कर भी रही हैं। लेकिन जैसे पाक कला है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि किसी के दिल में जगह पानी है तो पेट के रास्ते को चुनना चाहिए, यानी अच्छा खाना बनाएं और खिलाएं और तारीफ के साथ साथ दिल में भी जगह पाएं। और कुछ भी चाहे कम बनाएं या ज़्यादा, अगर तारीफ के 2 बोल सुनने को मिल जाते हैं तो मन प्रसन्नता से भर उठता है। और उसके लिए जो मेहनत की जाती है, जो थकान होती है, वो भी उस तारीफ से हमारी एकदम से उतर जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। ये बात तो है जी। वैसे हम लोग पहले तो घर में खाना बनाते ही थे और अभी भी बना ही रहे हैं, लेकिन क्या इसे व्यवसाय के रूप में माना जा सकता है, अपनाया जा सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक यूं कहें कि पहले तो बाहर होटल में या बाकी जगहों पर सामान्य तौर पे जो हम हलवाई की बात करते हैं, जहाँ समोसे कचौरी ये सब खाते थे, वहाँ अधिकतर पुरुष ही बैठकर बनाते थे। लेकिन क्या महिलाएं तो अब आ गई हैं होटल आदि में, क्या इस व्यवसाय में और किस तरह से हमारी बहनें आ सकती हैं या अपने बच्चों के लिए क्या इसको व्यवसाय के तौर पर चुन सकती हैं? जी। ये है, वैसे तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी हम इसके बारे में देते हैं। जी। और अब इसे करियर कैसे बनाना है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, कि कुछ सालों से होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोगों की मांग बढ़ रही है और लोग सोचने लगे हैं कि इसमें है क्या, मैं तो ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक अच्छे शेफ की तरह हर जगह कद्र होती है, जिसे इस इंडस्ट्री में हुनरमंद, इस जो इंडस्ट्री है इसमें हुनरमंद प्रोफेशनल्स की मांग जो है वो तेजी से बढ़ गई है। हाँ, हुनर की तो हर जगह कद्र होती है। और अगर हम इसकी बात करें शेफ के बारे में, तो 12वीं के बाद शेफ यानी होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें। और होटल मैनेजमेंट कोर्स में बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, खाना बनाने से लेकर उसको सर्व करना या कमरे में जिस तरीके की रूम सर्विस दी जाती है उसकी, और उठना बैठना तरीका, मेज सजाने से लेके हर चीज की उसमें आपको शिक्षण मिलता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और हर मतलब आपने बोला ना सब तरह की चीजें होती है, उसमें साफ सफाई भी होती है, सब्जियों के बारे में जानकारी भी बताई जाती है कि कौन सी सब्जी किस तरह से ज्यादा दिन तक रखी जा सकती है, और फ्रिज में उनका रख रखाव, और बहुत सारी बातें आती हैं कि और किस तरह से उनको कटिंग करनी है, छोटी छोटी बातें सारी उसमें बताई जाती है, सिखाई जाती है। और कई तरीके के संस्थान है जहाँ से आप शेफ का कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके बारे में अधिक जानकारी आप नेट से अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शेफ बनने के लिए कुछ खासियत भी होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, खाने में स्वाद तभी आएगा जब आपके अंदर रचनात्मक प्रतिभा होगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जानकारी की जहाँ तक बात है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रखने या सजावट की ही बात होती है, बल्कि यहाँ ये सब भी जानना होता है कि किस मसाले में क्या खूबी है, किस तरीके की ग्रेवी में, किस रंग की ग्रेवी में कौन से मसाले पड़ते हैं, किस में क्या नहीं पड़ता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ती है। और वही एक बात और है कि सिर्फ खाना बनाना या वो नहीं होता, बल्कि उसमें ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ में कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, कौन कौन से भोजन पकाने के तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे भोजन अच्छे से पकाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें जानकारी मिलती है जब हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। जी। और शेफ बनने के बाद बड़े बड़े होटलों या कंपनी में आप नौकरी कर सकते हैं और अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 5 स्टार होटल है, रेस्टोरेंट है, एयर कैटरिंग यूनिट्स में, फूड प्रोसेसिंग कंपनी में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कैटरिंग आदि में भी आप अपने काम को बखूबी कर सकते हैं। और वहीं अब तो बहुत अच्छे स्तर पर अगर देखा जाए तो शादी विवाह में भी अच्छे कैटरर को बुलाया जाता है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी जो होते हैं जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि अलग अलग
कुछ कुछ चीज़ों का को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको आयोजित करते हैं, प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं, या शादी विवाह के पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा यही व्यवसाय करते हैं। तो आप उनके साथ अगर जुड़ जाएंगे तो जाहिर है कि जहां भी उन्हें शादी विवाह का, पूरी सजावट का, उसकी पूर्व व्यवस्था का, वाहन की व्यवस्था का, उसका सारा उनके यहाँ मतलब नाच गाना हर चीज़ की वो व्यवस्था करते हैं। ऐसे लोगों को भी मतलब पूरा यूँ कह सकते हैं कि एक जिम्मा दे दिया जाता है किसी कंपनी को, एजेंसी को, कि सारी व्यवस्था वही देखती है कि कैसे मेहमान आएंगे जाएंगे, कब सजावट होगी, लोग कैसे सजेंगे करेंगे, कहाँ पर क्या होगा, वही फिर खाने की भी व्यवस्था करते हैं। तो आप उनसे भी एक तरह से संबंध स्थापित करके और उनसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था देख सकते हैं। बिल्कुल, शेफ का काम आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सब ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और आसान तो काम कोई भी नहीं होता है। आप करिए तो कदम तो बढ़ाइए, फिर देखिए सब बहुत सारी मंजिलें हैं। वहीं पर आप सिर्फ ऐसा ही क्यों, आप अगर छोटे स्तर पर अगर देखें तो आप लोगों से भी वैसे भी संपर्क कर सकती हैं, जैसे कि घर में किसी के बर्थडे है, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह की पार्टी है, कुछ ऐसा भी है, तो आप उसमें भी एक जिम्मेदारी ले सकती हैं और एक छोटी सी कंपनी आप बनाकर इस तरह से भी काम शुरू कर सकती हैं। बाकी किसी के साथ अगर आप नहीं जुड़ना चाहती हैं तो आप स्वतंत्र तौर पर भी इस तरीके का काम कर सकती हैं, आसपास मोहल्ले में, और इस तरह से काम शुरू करिए। फिर देखिए एक छोटी सी किसी का जन्मदिन की पार्टी, आप कहिए कि ठीक है, खाने की पूरी व्यवस्था आप हमें दे दीजिए। और अब तो केवल ऐसा नहीं है केटरिंग, हम उसे भी कह सकते हैं कि आप कुछ कुछ जैसे कॉर्पोरेट की बात कही, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से कोई स्थान लें, आप इसको घर से भी कर सकती हैं। लोग अब बंद पैकेट खाने के भेजते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्लेट आती हैं जिसमें पूरा बंद करके और सब चीज़ें भेज दी जाती हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे किसी की कंपनी में आया कि उनके यहाँ कुछ सेमिनार है या कोई भी बैठक है, तो वो इस तरह से 25, 50, 30 जैसी उनकी संख्या होती है, वो आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, और इस तरह से आप एक घर बैठ के भी इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर कर सकती हैं। और बड़े स्तर पर तो फिर बहुत असीम संभावनाएं हैं। तो शुरू कीजिए और देखिए फिर किस तरह से आपका जो ये जो हम अभी तक रसोई घर में सीमित थे, आप अब हम बड़े कमा सकते करेंगे, कमाएंगे। बिल्कुल। तो भाई इस खुशी के मौके पर एक गीत हो जाए, है ना? जी।
भाई मन अगर खुश रहता है तो यही रजनीगंधा हो, चाहे मोगरा हो, चाहे चमेली का फूल, सबकी खुशबू बिल्कुल अलग आनंद देती बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छा लगता है फूलों की खुशबू और फूलों के बीच अगर मौका मिल जाए जाने का तो नहीं, मौका तो मिलेगा लेकिन हम जब तलाशेंगे तब। लेकिन फिलहाल तो आप इस सारी चीज़ों को मुलतवी कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे। एक अलग अलग व्यवस्था के हिसाब से प्रशासन कुछ ऐसे कर रहे हैं कि लोग सामान्य जिंदगी भी आ जाए, लेकिन वहीं पर कोई दिक्कत भी ना हो। तो कृपया 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर निकलें, वैसे तो ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल भी ना निकलें। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम अब चाहते हैं कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से सखी सहेली कार्यक्रम सुनती रहें जी। लेकिन आज तो कार्यक्रम का समय समाप्त होने पर आ गया है, तो दीजिए मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी को इजाजत। तो स्वीकार कीजिए, नमस्कार। सखी सहेली।